करेंट अफेयर को इग्नोर मत क्या करिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये मार्च का है, ठीक है ना, हर मंथ का हम लोग को करेंट अफेयर करना है। ये मार्च का 2023 का करेंट अफेयर है। देखिएगा कि इसका पहला लाइन है कि 74वें गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 को मनाया गया। इस समारोह का मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी थे। मिस्र के राष्ट्रपति का क्या नाम? अब्देल फतह अल सीसी। अब्देल फतह अल सीसी। देखिए जो लोग जितना बोल लेंगे मेरे साथ उनको उतना याद होगा, बाकी जो लोग कामचोर हैं तो कोई बात नहीं है, आप अपने एनर्जी को बचा के रखिए, काम देगा आगे दिन, ठीक है, भुस्सा ढोने में। चलिए सही बात है ना। अगर अभी नहीं, अगर मेरे साथ बोलिएगा, अभी नहीं याद करिएगा तो बाद में जाकर के क्या होगा? भुस्से न ढोएंगे हम लोग, या तो ईटा ढोएंगे, ठीक है। 8 बजे से लेकर के, सुबह से लेकर के 7 बजे शाम तक ईटा ढोइएगा। यहाँ आपकी घर वाली जो होगी ना, घरे घर जागो महादेव, उठो महादेव, सुतो महादेव करेगी। और 7 बजे जब घर से आएगी, मिश्री बादाम होने से लेके फोन पे लगाएगा, पैसा नहीं भेज लेता तेरा, देख रहे फीस बचल है, समझ रहे बात को? तो फुटा नहीं करते खाली, सोचता नहीं खाली, 16 खाली आगा पीछा लगा दिए, समझ रहे बात को? तो अब बेचारा 8 बजे दिन से 8 बजे रात तक बेचारा क्या कहते हैं ईटा ढोया, और वहाँ पर भी बात सुना कि वो जो लेबर है ना, वो लेबर बगल वाला वो ले जाता 16 ईटा एक बार में, तुम ले जा रहा पा रही हो काम चोर कहीं का। बेचारा वहाँ भी बात सुना और सोचा कि शाम में फ़ोन करके तनी घर फ़ोन करते हैं, माइंड तनी फ्री हो जाएगा, घर में बात करेंगे तो। और उधर से अगले बोलते जो है सो पैसा भेजिए। अब लो गजब हाल है, मैंने उधर से कहेगा पप्पा बिस्कुट, अबले वो एक उधर से कहेगा पप्पा पेंटा भेज दीजिएगा ना, अबले गजब हाल है। पेंटा फटले है, सौसका पेंटा एको नहीं है, अबले गजब हाल है। तो जीवन इसी में गुजर जाएगा साहब, जीवन इसी में गुजर जाएगा। सही बात बोले ना, कहेगा कि पेंटा फट गया सर, सौसका भेज दीजिए पेंटा। अब लो इसीलिए करके साहब पढ़ लीजिए, समझे, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अभी पढ़िएगा, आगे दिन ये सब झेलना नहीं पड़ेगा। बोले सीधा बोलेगा पेंट फट गया, चलो साथ में चलो, जितना लेना है ले लेना, एक बार में बोलिएगा। और उस समय कहिएगा कि कहाँ पैसा दिया, 6 दिन काम किया, उधारे पैसा है, समझ रहे हैं? तो चलिए, तो मिस्र के राष्ट्रपति कौन? अब्देल फतह अल सीसी। कौन है? अब्देल फतह अल सीसी। और याद रखिएगा साहब, 2023 के एग्जाम में ये छप जाएगा। किस एग्जाम में छपेगा ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन 2023 के एग्जाम में चाहे दरोगा में छपे, चाहे बिहार पुलिस में छपे, चाहे बिहार एसएससी में छपे, एकदम छपना तय है। नहीं यकीन होगा बगल में लिख लीजिएगा। चलिए, तो 26 जनवरी 2023 को एक समारोह हुआ गणतंत्र दिवस पर, जिस पर मुख्य अतिथि, क्योंकि हम लोगों का एक परंपरा हो गया है कि हम लोग क्या करते हैं कि गणतंत्र दिवस के अवसर पे ना किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को अतिथि के रूप में इनवाइट करते हैं, समझ रहे हैं? हम लोग का स्वभाव है कि विशेष अवसर पर किसी न किसी विशेष व्यक्ति को आमंत्रित करते हैं। तो 74वां गणतंत्र दिवस जो 2023 में मनाया गया, उसमें हम लोग मिस्र के जो राष्ट्रपति थे अब्देल फतह अल सीसी, अब्देल फतह अल सीसी को इन अवसर पर क्या किए, हम लोग आमंत्रित किए। और इस अवसर पर आयोजित परेड में मिस्र के 144 जवान भी क्या लिए थे, भाग लिए थे। मतलब हम लोग जो परेड करते हैं ना गणतंत्र दिवस के अवसर पे, हमारी जो सेना अपनी पराक्रम को दिखाता है, तो उसमें मिस्र के भी 144 जवान क्या हुए थे, शामिल हुए थे, भाग लिए थे। और ये जो परेड हुआ था कहाँ हुआ था? कर्तव्य पथ यानी राजपथ पर किया गया। समझिएगा, पहले जो था ना, जो इंडिया गेट से लेकर के राष्ट्रपति भवन तक का जो रास्ता था, उसका नाम हुआ करता था पहले राजपथ। क्या हुआ करता था? राजपथ। इंडिया गेट से कहाँ तक? राष्ट्रपति भवन तक का जो रास्ता हुआ करता था उसको बोलते थे राजपथ। अब उसका नाम बदल दिया गया, उसका नाम बदल करके अब रख दिया गया है कर्तव्य पथ। तो यहाँ से भी सवाल आ सकता है कि बताइए कि हाल ही में राजपथ का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? क्या बोलेंगे? कर्तव्य पथ। आप देखिए रहे देश में इतना नाम चेंज हो रहा है, हर चीज़ चेंज हो रहा है। तो इसी तरह से राजपथ का नाम बदल करके कर्तव्य पथ। तो बताइए कर्तव्य पथ कहाँ है? दिल्ली में ना होगा, कहाँ होगा? दिल्ली में। आपको बताए राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट, तो इंडिया गेट कहाँ है?
चलिए साहब, इतना बात तो याद रखेंगे कि मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी आए थे, जिसमें 144 जवान मिस्र के भी भाग लिए थे। और ये जो परेड हुआ था कहाँ हुआ था? कर्तव्य पथ पे हुआ था। चलिए अब देखिएगा, परेड जो हुआ था उस परेड के प्रदर्शन में मुख्य रूप से जो उद्देश्य था वो था नारी शक्ति, न्यू इंडिया और स्वदेशी प्रदर्शनी पर आधारित था। मतलब नारी का सशक्तिकरण करना, न्यू इंडिया का विकास करना, मतलब इस पर जो आत्मनिर्भर वगैरह जो योजनाएं हैं उस पर जोर देना और स्वदेशी वस्तुओं पर अधिक बल देना। ठीक है, इस पर आधारित ये सारे परेड था। ठीक है ना। इस परेड में पहली बार अग्निवीर भी भाग लिए साहब। इस परेड में पहली बार अग्निवीर भी भाग लिए। और अग्निवीर के बारे में पहले भी हम लोग करंट अफेयर में बताए हुए हैं। इससे पहले जो करंट अफेयर था, सारे करंट अफेयर का पिछले अगस्त से लेकर के अभी तक का करंट अफेयर यूट्यूब पे डाला हुआ है। ठीक है, और आपको 1 साल का, अगर मान लीजिए आप एग्जाम दे रहे हैं तो एग्जाम का ड्यूरेशन से 1 साल पीछे तक आपको करंट अफेयर करके रखना पड़ेगा मिनिमम। चलिए, इस परेड में वायुसेना का जो कमान कर रहे थे, कौन कर रहे थे? सिंधु रेड्डी। नौसेना का कमान दिशा अमृत संभाली। कौन संभाली? दिशा अमृत। और वायुसेना का सिंधु रेड्डी। ठीक है साहब, इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए, ये हो गया इससे जुड़ा हुआ जो 74वें गणतंत्र दिवस की बातें थी, उससे जुड़ा हुआ बातें। ऐसे वहाँ से दिखता नहीं होगा तो यहाँ चलाइए ना। अब लिखना तो नहीं, आज सुन रहे हैं, लिखना नहीं था तो इसमें आ जाते यहाँ पे, क्योंकि लिखना था नहीं, यहाँ से दिख जाता। 5 भी बैठ जाते, लिखने रहता तब नहीं दिक्कत होता। आ जाइए यहाँ पे, थोड़ा खिसक जाइए, देखने में थोड़ा सा परेशानी होगा। चलिए अब देखिएगा साहब, ये समझ में आ गया ना। अगला देखिएगा कि राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक मुगल गार्डन। देखिए, राष्ट्रपति भवन के सामने में ना पहले जो था, क्योंकि राष्ट्रपति भवन जो जहाँ आप देख रहे हैं वो अंग्रेजों के समय में ना वो वायसराय का, गवर्नर का भवन हुआ करता था। वायसराय के गवर्नर का भवन हुआ करता था। और वो जो भवन था ना, वो भवन पहले जो हुआ करता था वो मुगलों के अंदर हुआ करता था। और मुगल जो राजा हुआ करता था वहाँ पर उनकी कोठियाँ हुआ करती थी। वहाँ पर एक पार्क बनाया गया था, उस पार्क का नाम उसी समय से क्या नाम है? मुगल गार्डन। क्या नाम था उसका? मुगल गार्डन। लेकिन अब राष्ट्रपति भवन के पास में जो मुगल गार्डन है उसका नाम बदल दिया गया। क्या नाम बदल दिया गया? अमृत उद्यान कर दिया गया। क्या कर दिया गया? अमृत उद्यान। ऐसे भी देख रहे हैं कि मुगल से संबंधित जो भी इतिहास है उसको भी बदलने का प्रयास किया जा रहा है, सिलेबस से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। तो उसी तरह से मुगल गार्डन्स का जो नाम है वो बदल करके क्या कर दिया गया? अमृत उद्यान। और राजपथ का नाम बदल करके कर्तव्य पथ। क्या? कर्तव्य पथ। क्लियर है साहब? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। आपको पता है कि पुरुष का IPL होता है ना, अभी हाल ही में चल भी रहा है। चल रहा है ना राहुल? हाँ चलिए, हाँ चलिए, IPL चल रहा है। तो ये पुरुष का IPL हुआ करता था, है कि नहीं? लेकिन महिलाएं तब किसी से कम है नहीं, है कम क्या? महिलाएं अब कम है ही नहीं। वो में नीतीश कुमार जैसे लोगों के राज में तो कम हो ही नहीं सकती हैं। चलिए देखिएगा, अब पुरुष के तर्ज पे जिस तरह से पुरुष का IPL होता था, IPL का पूर्ण रूप क्या होता है? इंडियन प्रीमियर लीग। ये क्रिकेट का एक फॉर्म है, क्रिकेट का ये क्या कहते हैं, फॉर्म, एक तरह से फॉर्मेट है ये क्रिकेट का। और ये इसमें अलग अलग देशों के लोग आकर के भाग लेते हैं भारत में, और ये BCCI के द्वारा करवाया जाता है। तो इसी तरह से जिस तरह से पुरुष का IPL होता है उसी तरह से अब होगा MPL। क्या होगा? MPL होगा। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा? MPL होगा। और इसमें कौन भाग लेगी? महिलाएं भाग लेगी। और इसकी शुरुआत करने की बात कौन किया है? BCCI किया है। और इसमें वर्तमान में कितना टीम भाग लेगा? 5 टीम। और इस महिलाएं जो IPL होगा, महिला IPL जिसको कहा जाता है MPL कहा जाएगा, इसमें जो टीम भाग लेगी वो होंगी कौन सी? अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली और लखनऊ। ठीक है साहब, इतने 5 टीमें अभी भाग लेंगी। बस इतना याद रखना कि महिलाओं का जो टीम है, क्या बोले, किसमें? नहीं, अभी शुरुआत ही होगा। खत्म महिला वाला हो गया, क्योंकि ये मार्च का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं ना। तो जो इस महीना में खत्म होगा वो आपको मिलेगा किस महीना में जानते हैं? मई में। ये जो सारा कंटेंट होगा ना, मार्च पढ़ रहे हैं ना, तो सारा कंटेंट जनवरी महीना का होगा। देख रहे हैं ना 74वें गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। तो सारे कंटेंट जो भी करंट अफेयर का कंटेंट देंगे, और एग्जाम में भी इसी तरह से पूछा जाता है। अगर मान लीजिए आपका एग्जाम है अगर मार्च में ना या अप्रैल में है, तो आपको पूछेगा अप्रैल से नहीं, फरवरी तक के करंट अफेयर को पूछेगा। ऐसा नहीं बात है। इसीलिए करके ये करंट अफेयर अपना जो होगा रहेगा मार्च का, लेकिन कंटेंट रहेगा 1 मंथ पीछे का। चलिए अगला देखिएगा, जल जीवन मिशन योजना।
जल जीवन मिशन योजना के तहत जल मंत्रालय रिपोर्ट के अनुसार देश के 11 करोड़ ग्रामीण परिवारों तक नल से जल की आपूर्ति हो चुकी है। देखिए, सबसे पहला चीज है कि जल जीवन मिशन योजना ये केंद्र सरकार के शुरू किया, केंद्र सरकार शुरू किया है। अगर ये पूछेगा कि हर घर नल जल योजना, तब बिहार सरकार के द्वारा, हर घर नल जल योजना तब बिहार सरकार के द्वारा, और पूछेगा कि जल जीवन मिशन योजना तब ये केंद्र सरकार के द्वारा। आए समझ में, कई बार ऐसा सवाल पूछा जाता है। चलिए अब देखिएगा साहब, ये है योजना क्या, इस योजना के तहत हर घर तक शुद्ध पानी पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है, और ये शुरू किया गया था ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। कई बार पूछा जाएगा कि जल जीवन शक्ति मिशन योजना केंद्र सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया, तो जल शक्ति मंत्रालय, क्या बोलेंगे, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। अब देखिए जल जीवन मिशन योजना, जल जीवन मिशन योजना इसकी शुरुआत कब की गई थी, 15 अगस्त 2019 को, 15 अगस्त 2019 को, और किस मंत्रालय के द्वारा, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है जल शक्ति मंत्रालय का, देखिएगा 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल से क्या पहुंचाना है, पानी पहुंचाना है। ऐसा बात है, कोई डाउट इसमें नहीं ना। तो याद रखना है कि जल जीवन मिशन योजना 15 अगस्त 2019 को जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा या केंद्र सरकार की योजना है, और इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण परिवारों तक शुद्ध जल को पहुंचाना। इतना पॉइंट हम लोग यहाँ से याद रखेंगे। अब बात आई केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की, तो हमको ये भी याद रखना है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है, क्या बोलेंगे, गजेंद्र सिंह शेखावत। कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत। चलिए गजेंद्र सिंह शेखावत। चलिए साहब, ये जो आप देख रहे थे साहब पिक, यही था मुगल गार्डन। क्या था ये, मुगल गार्डन। इसी का नाम अब क्या हो गया है, अमृत गार्डन, ठीक है, अमृत उद्यान, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। चलिए अगला देखिएगा साहब, 71वीं मिस यूनिवर्स 2022, 71वीं मिस यूनिवर्स 2022। देखिए मिस यूनिवर्स का मतलब समझ में आया, इसको हिंदी में बोलते हैं ब्रह्मांड सुंदरी। क्या बोलते हैं इसको, ब्रह्मांड सुंदरी। अभी हम लोग ज्योग्राफी में ब्रह्मांड पढ़ भी रहे थे, ब्रह्मांड सुंदरी। क्या बोलते हैं इसको, ब्रह्मांड सुंदरी। और अगर बोलेगा मिस, मिस वर्ल्ड, मिस वर्ल्ड और मिस अर्थ, मिस अर्थ, तो मिस अर्थ बोलेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी पर जितना भी चीजें हैं, सब वस्तु से सबसे सुंदर जो होगी ओकरा क्या बोलेंगे, मिस अर्थ। पृथ्वी पर सबसे सुंदरी क्या कहलाएगी, मिस अर्थ कहलाएगी। अब मिस वर्ल्ड किसको बोलेंगे, मिस वर्ल्ड इसको बोलेंगे विश्व सुंदरी। क्या बोलेंगे इसको, विश्व सुंदरी, इसको बोलेंगे विश्व सुंदरी। मतलब क्या, पृथ्वी और पृथ्वी का जो वातावरण है, समझ रहे, पृथ्वी का जो वायुमंडल है, इस सब में सबसे सुंदरी क्या कहलाएगी, विश्व सुंदरी। क्या कहलाएगी, विश्व सुंदरी। आए समझ में। और मिस यूनिवर्स किसको बोलेंगे, जो ब्रह्मांड सुंदरी हो। मतलब पृथ्वी, मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, क्षुद्र ग्रह, जितना ग्रह है, आकाशीय पिंड जितना भी बढ़ाए हैं, सारे ग्रह उपग्रह जितना भी है, तारा उड़ा, सब में सबसे सुंदरी, हाँ दुर्गा माई काली बाई, सबसे, तो वो क्या कहलाएगी, मिस यूनिवर्स। क्या कहलाएगी, मिस यूनिवर्स। उसको क्या बोलेंगे, ब्रह्मांड सुंदरी। तो अभी 71वां प्रतियोगिता हुआ है, और 71वीं प्रतियोगिता में मिस यूनिवर्स 2022 जो बनी है, वो बनी है आर बोनी गैब्रियल। कौन बनी है, आर बोनी गैब्रियल। कौन बनी है, आर बोनी गैब्रियल बनी है साहब। ये जो आप देख रहे हैं ना, यही है आर बोनी गैब्रियल, ठीक है ना। और ये क्या बन गई है, मिस यूनिवर्स। और इससे पहले जो बनी हुई थी मिस यूनिवर्स, वो भारत की बनी हुई थी। कौन बनी हुई थी, हरना संधू। कौन बनी हुई थी, हरना संधू। ये भारत में बनी हुई थी 2021 में ये बनी हुई थी। यहाँ से सवाल दो तरह से पूछा जा सकता है। एक सवाल ये पूछेगा कि 71वीं मिस यूनिवर्स पुरस्कार 2022 की विजेता कौन बनी है। क्या बोलेंगे, आर बोनी गैब्रियल। क्या बोलेंगे, आर बोनी गैब्रियल, ठीक है ना। और सवाल दूसरा तरीका पूछेगा कि हाल ही में जो 71वीं मिस यूनिवर्स 2022 बनी है, उसे ताज किसके द्वारा पहनाया गया।
क्या बोलेंगे, हरना संधु। इसलिए बोलेंगे क्योंकि जो पूर्व जीती हुई होती है ना विजेता, वो अगले साल वाली विजेता को अपना ताज उतार करके पहनाती है। तो ताज कौन बनाएगी, हरना संधु। आया समझ बात है। चलिए अब थोड़ा सा और देख लेते हैं कि भारत की कौन कौन जो है सो ब्रह्मांड सुंदरी बनी है, ठीक है ना। तो ब्रह्मांड सुंदरी, भारत की पहली ब्रह्मांड सुंदरी जो बनी थी वो बनी थी सुष्मिता सेन। कौन बनी है, सुष्मिता सेन। और कब बनी थी, 1994 में। सुष्मिता सेन 1994 में बनी थी, ठीक है साहब। चलिए लारा दत्ता, ये भी भारत की है और ये कब बनी है, 2000 में, ठीक है, 2000 में। फिर देखिए हरना संधू कब बनी है, 2021 में। अब देखिए कि मिस यूनिवर्स पुरस्कार अगर है तो इसकी शुरुआत कब से हुई, ये भी हम लोग को ध्यान में रखना है। तो इसकी शुरुआत जो हुई है कब हुआ, 1952 से। कब हुआ, 1952 से। और पहली जब 1952 में पहली बार ये शुरू किया गया था तो उसकी जो विजेता थी उर्मी कुर्सेला। उर्मी कुर्सेला, देख रहे साहब, ब्रह्मांड सुंदरी। हम तो कहते का दिन करवा देता ब्रह्मांड सुंदरा, बढ़िया रहता। ब्रह्मांड सुंदरा क्यों नहीं होता है, लड़का लोग सुंदर होता कहाँ, लड़का लोग कामासूत होता है कि नहीं। हाँ सही बात नहीं बोल रहे हैं। अगर बरतुहारी में जाते हैं हम लोग तो लड़की को ढूंढते सुंदर होना चाहिए और लड़का को ढूंढते कामासूत होना चाहिए, कितना कमाता है। आए समझ बात है। तो ये देख करके, इसे लेकर के हम लोग को ये सब प्रतियोगिता नहीं होता, हम लोग पहले सुंदर हैं। सही बात है, सही बात है। चलिए चलिए देखिएगा। अच्छा ये उर्मी कुर्सेला बनी थी पहली बार, ये कहाँ की थी, फिनलैंड की। अब देखिए साहब अगला देख लेते, इतना समझ में आ गया ना। तो याद रखना है 71वीं मिस यूनिवर्स कौन, आर बोनी गैब्रियल। चलिए उससे पूर्व कौन थी, कब बनी थी ये, ताज इसको कौन पहनाया, गैब्रियल को। पहली बार शुरुआत कब हुई, कब, भारत की पहली महिला कब बनी थी, दूसरी महिला कब बनी थी। ऐसा बात है। चलिए इतना पॉइंट याद रखिएगा, पहली महिला ये, दूसरी महिला ये, तीसरी महिला बनी थी कौन, हरना संधू। और पूरे दुनिया में पहली पूछेगा तो उर्मी कुर्सेला, ठीक है। भारत की पहली पूछेगा तो सुष्मिता को। चलिए अगला देखिएगा, 3 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट के DY चंद्रचूड़ एवं PS नरसिम्हा की पीठ ने जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय के विपरीत सिनेमा हॉल में बाहरी खाद्य पदार्थों को ले जाने को क्या ठहराया है, वैध ठहराया है। आप समझिएगा साहब, इसका मतलब ये हुआ कि देखिए पहले जो था ना, जम्मू कश्मीर का जो उच्च न्यायालय था ना, वो बताया कि सिनेमा घर में आप जो है ना, जो बाहरी खाद्य पदार्थ है उसको आप क्या कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, नहीं ले सकते, ले जा सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बताया कि नहीं ले, क्योंकि सिनेमा घर का जो मालिक था ना वो बोला कि नहीं आप नहीं ले जा सकते हैं। तो बाकी जो था ना लोग, वो गया कोर्ट में, समझ रहे। कोर्ट जब गया तब जम्मू कश्मीर का जो न्यायालय था वो बताया क्या, वो बताया कि आप ले जा सकते हैं, आप ले जा सकते हैं। देखिए मालिक बोला नहीं ले जा सकते हैं, कोर्ट उच्च न्यायालय जो है जम्मू कश्मीर का बोला, वो क्या बोला, ले जा सकते हैं। आए समझ में। तब जाकर के वो बातें चल गया कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट भी बोला कि आप बाहरी खाद्य पदार्थों को ले जाने पर जो रोक है वो क्या हो गया, वैध है। मतलब आप नहीं ले जाने पर रोक को वैध ठहराया, मतलब आप नहीं ले जा सकते हैं। ऐसा नहीं बात है, ये बातें बोल दिया ये कि आप नहीं ले सकते, वैध रोक को वैध ठहराया, मतलब जो रोक लगा था ना उसको सही ठहरा दिया कि नहीं आप ले जा सकते। जंक फूड को आप अंदर नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप बाहरी चीज़ लेके आते हैं और सिनेमा हॉल के अंदर आपको कुछ हो जाता है, वैसे कोई नशीली पदार्थ हो सकता है मिला हुआ हो और अपने साथ लाए हो, तो हो सकता है सिनेमा घर का मालिक क्या हो जाए, फंस जाए। ऐसा नहीं, ये साड़ी लेकर के जंक फूड को बाहर से ले जाना रोक लगाएगा। चलिए अब बताइए, देखिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बात आई तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन, DY चंद्रचूड़, और ये कितने नंबर के, 50वें नंबर के। क्लियर है साहब। चलिए सुप्रीम कोर्ट की बात आई तो बोलिए भारत में सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी। चलिए देखिए भारत में सर्वप्रथम, देखिए अंग्रेजों के समय में सर्वप्रथम भारत में ना सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई बड़ा न्यायालय भारत में नहीं है। चाहे सुप्रीम कोर्ट बोलेंगे, चाहे हम लोग उच्चतम न्यायालय बोलेंगे, चाहे वो तो उसको सर्वोच्च न्यायालय बोलेंगे, ऐसा नहीं बात है, उससे बड़ा न्यायालय कोई नहीं। तो सबसे पहली बार जो है सो
रेगुलेटिंग एक्ट अंग्रेज के द्वारा लाया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पूछेगा किस एक्ट के द्वारा, तो बोलेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट स्थापित की गई। अब पूछेगा किस ईस्वी में, कब, एक्ट पूछेगा तो 1773, ईस्वी पूछेगा तो 1774। 1774 में पहली बार कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट को स्थापित किया गया था, आया समझ में। और फिर बाद में जाकर के दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट बना वो 26 जनवरी 1950 को बना, ऐसा नहीं बात है, इस बात को याद रखिएगा। देखिए उच्च न्यायालय भी बोलेगा, देखिए उच्च न्यायालय बोलेगा तब क्या बोलेंगे, उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था, उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में, और पहली बार ये भी कोलकाता में, कोलकाता। देखिए उच्च न्यायालय मतलब होता है हाई कोर्ट, जो पटना वगैरह में है वो होता है हाई कोर्ट। दिल्ली में जो है, दिल्ली में भी हाई कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है दिल्ली वाला, उसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए उच्चतम अगर बोल दे, उच्चतम, तम लगा दिया तो सुप्रीम कोर्ट हो गया, और तम को हटा दिया तो इसका मतलब हाई कोर्ट हो गया। क्या हो गया, हाई कोर्ट हो गया। तो हाई कोर्ट की स्थापना पूछेगा पहली बार कहाँ हुआ, तो कोलकाता में। कब हुआ, 1862 में। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना पहली बार कब हुआ, 74 में हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, और कहाँ हुआ था, कोलकाता में। इतना बात साहब हम लोग यहाँ से ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला बात साहब, आपको पता है कि हम लोग चीता के पीछे हाथ धो करके पड़े हुए हैं। धरती पर जितना चीता है सबको ढूंढ के कहाँ लाना है, भारत लाना। जितना चीता धरती पर रहेगा सबको लाना है अभी ढूंढ ढूंढ के। चलिए चलिए देखिएगा, फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते भारत लाया जाएगा, ठीक है ना। तथा अगले 10 वर्ष तक प्रति वर्ष 12 चीते भारत आएंगे, आए समझ में। ये योजना है भारत सरकार का कि अभी जो लाएंगे कितना चीता, 12 चीता, और ये लगातार 10 वर्ष तक, लगातार 10 वर्ष तक 12 चीता हम क्या करते रहेंगे, लाते रहेंगे। अब देखिए कहाँ से आया है ये, तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कहाँ, केप टाउन। कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केप टाउन, और वहाँ के राष्ट्रपति का नाम सिरिल रामाफोसा। क्या नाम है, सिरिल रामाफोसा। अभी हम पूछे थे कि मिस्र के राष्ट्रपति का नाम अब्देल फतह अल सीसी। सीसी याद रखेंगे, बोतल वाला सीसी, ठीक है ना, अब्देल फतह अल सीसी। याद नहीं रहे, सीसी याद रखिए, ठीक है ना, सीसी याद रखिए, अब्देल फतह अल सीसी। और यहाँ पर देखिए दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति का नाम सिरिल रामाफोसा। क्या नाम है, रामाफोसा। नहीं रहेगा रामाफोसा, याद तो याद रखेंगे सिरिल रामाफोसा, समोसा, राम मौसा। चलिए चलिए अगला देख लेते हैं। पूर्वोत्तर के 3 राज्य, पूर्वोत्तर का 3 राज्य की बात करेंगे तो पूर्वी भारत में अवस्थित जो राज्य है उसकी बात होगा। मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में 60 विधानसभा सीट पर चुनाव का आयोजन फरवरी 2023 में कराया जाएगा। फरवरी, मार्च, अप्रैल का महीना जब बताएंगे ना तब उसमें बता देंगे कि इसमें चुनाव हुआ तो कौन जीता, कौन मुख्यमंत्री बना। अभी बस यही याद रखना, कई बार सवाल आ जाता है CISR वाले में। एक बार पंजाब में जब हो रहा था ना चुनाव, उस समय पूछा था कि हाल ही में किस राज्य में चुनाव कराने की घोषणा की गई है, इस तरह से सवाल। तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि हाल ही में पूर्वोत्तर के किन राज्यों में चुनाव कराने की घोषणा की गई है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। चलिए साहब बस इतना याद रखिएगा। चलिए उत्तराखंड के चमौली जिले के जोशीमठ में, देखिए उत्तराखंड का जिला कौन, चमौली, और चमौली में जगह कौन, जोशीमठ। जोशीमठ में जनवरी 2023 में जमीन में बड़ी दरारें आ गई है, और यह दरार लगभग 1 फीट का है, जिससे कई घर क्या हो गया, जमीन दोज हो गया है। तो यहाँ से सवाल आ सकता है, क्योंकि ये बहुत न्यूज में रहा था जब उत्तराखंड में यहाँ पे जोशीमठ के पास ये जमीन में दरार आई थी ना, बहुत न्यूज में रहा था। यहाँ से लोगों को हटाया गया था, बहुत सारे लोगों को, और कह रहा था कि बहुत बड़ी प्राकृतिक क्या कहते हैं आपदा है, और यहाँ से हो सकता है कि वहाँ की जमीन पृथ्वी की जमीन से टूट करके ना एक अलग हो जाए, समझ रहे। तो इस तरह की बातें चल रही है, और अभी भी कह रहा है कि वो दरार जो है ना धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिसके कारण ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि दरार कहाँ पर है। तो जोशीमठ में, जोशीमठ कहाँ है, तो चमौली जिले में, और चमौली जिला कहाँ है, तो उत्तराखंड में। चलिए उत्तराखंड में, ठीक है साहब, इतना बात हम लोग ध्यान में रखेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम,
पुष्कर सिंह धामी। चलिए उत्तराखंड का जो मुख्यमंत्री है वो है पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी। और अभी हाल ही में पूछा गया था कि यह पुष्कर सिंह, क्योंकि जिस समय मुख्यमंत्री बने थे ना उत्तराखंड के, तो उसी समय एक एग्जाम हुआ था। कौन एग्जाम हुआ था अंकेश? तोरे ने पूछा था, जीडी का हुआ था। उसमें पूछा था कि हाल ही में जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बने हैं वह किस पार्टी से हैं? कौन पार्टी? बीजेपी। कौन पार्टी से? बीजेपी पार्टी से हैं। ऐसा जो बात है याद रखिएगा साहब, इतना बातें। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? और देहरादून है। हाँ चलिए बहुत बढ़िया। हमको तो लग रहा था वेस्ट इंडीज है और शिमला बोला जाता। चलिए अगला देख लेते हैं साहब, जल्दी से इस लाइन को क्लियर कर देते हैं 1 मिनट में। चलिए देखिएगा कि केंद्र सरकार झारखंड के गिरिडीह में पारसनाथ पहाड़ी, तो सबसे पहला नंबर ये ध्यान में रखना है कि पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ है? झारखंड में स्थित श्री संवेद शिखर। देखिए पारसनाथ की एक चोटी है जिसका नाम है श्री संवेद शिखर, चोटी है उसका नाम है श्री संवेद शिखर, को घोषित पर्यटक स्थल को वापस कर तीर्थ स्थल जैन मुनि के विरोध के कारण कर दिया। मतलब क्या, झारखंड सरकार जो था ना, केंद्र सरकार क्या किया कि झारखंड का जो पहाड़ी था जिसका नाम था पारसनाथ की पहाड़ी, और वहाँ एक शिखर था, चोटी था जिसका नाम था श्री संवेद शिखर। और यहाँ पर जो है ना, जो जैन धर्म के जो गुरु थे, जैन धर्म के तीर्थंकर जिनका नाम था पार्श्वनाथ था, इनका निर्वाण वही हुआ था, मतलब इनकी मृत्यु वही हुई थी। ठीक है ना, तो मृत्यु हुई थी, इसका मतलब जैन धर्म का वो क्या हो गया? जैन धर्म का वो तीर्थ स्थल हो गया ना साहब। लेकिन केंद्र सरकार क्या कर दिया, उसको पर्यटक स्थल घोषित कर दिया। अगर वो मान लीजिए धर्म स्थल है तो वहाँ पर जैन धर्म का लोग जाएगा, लेकिन पर्यटक स्थल घोषित हो जाएगा, सब लोग जाएगा ना, सब लोग जाएगा तो वहाँ पर कचरा होगा कि नहीं होगा, डस्ट होगा कि नहीं होगा, गंदा होगा कि नहीं होगा। इसी वजह से जैन मुनि जो था इसका विरोध कर रहा था और अनशन पे बैठ गया। जैन मुनि किस पर बैठ गया? अनशन पर, जिसके कारण 2 मुनि सुगे सागर और समर्थ सागर दोनों की क्या हो गई? मृत्यु जयपुर में हो गई। अनशन पे बैठ गया कि मेरा ये धार्मिक स्थल है, आप पर्यटक स्थल घोषित कर दिए, इसका मतलब है कि हमारे धर्म को अपनष्ट कर रहे हैं, ऐसा में। इसलिए अनशन पे बैठ गया, भूखले मर गया, दोनों मर गया भूखल। तब अंतिम में क्या किया केंद्र सरकार, उसको वापस ले लिया, बोला नहीं आप धार्मिक स्थल ही रखिए, तीर्थ स्थल ही रखिए, पर्यटक स्थल हम नहीं बनाएंगे। ऐसा नहीं बात है, बस इतना बातें हम लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मेक इन इंडिया के तहत यूपी के अमेठी में 2019 में स्थापित AK-203 राइफल का उत्पादन शुरू हो गया और यह उत्पादन भारत के ऑर्डिनेंस बोर्ड एवं रूस के क्लाशनिकोव कंपनी के द्वारा संयुक्त प्रयास से शुरू किया गया। इसका मतलब समझ में आया कि भारत और रूस दोनों मिलकर के एक समझौता किया और इन्होंने एक राइफल बनाने का फैसला लिया। जैसे कि AK-47 वगैरह होता है ना राइफल, उसी तरह से भारत और रूस दोनों मिल करके एक जो है सो AK-203 राइफल बनाने का फैसला लिया। ये ऐसे बनता था पहले रूस में ही, लेकिन हम लोग रूस को बोले कि आप टेक्नोलॉजी दीजिए और हम भारत में ही इसको बनाएंगे। तो भारत की जो कंपनी थी जिसका नाम था ऑर्डिनेंस बोर्ड और रूस की कंपनी था जिसका नाम था क्लाशनिकोव, दोनों मिल करके एक फैक्ट्री लगाया। कहाँ पे? अमेठी में। कब लगा था ये? 2019 में। और यहाँ से अब जो है सो AK-203 राइफल का उत्पादन क्या हो गया? शुरू हो गया। तो पूछा जाएगा कि हाल ही में रूस के सहयोग से 203 AK-203 राइफल का जो कारखाना या जो क्या कहते हैं फैक्ट्री है, कहाँ स्थापित किया गया? क्या बोलेंगे हम लोग? अमेठी में। अमेठी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। या पूछा जाएगा कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के अमेठी में AK-203 राइफल का जो है सो कारखाना स्थापित किया गया या किस देश के सहयोग से किया गया? क्या बोलेंगे? रूस के सहयोग से। या पूछा जाएगा कि किस कंपनी के द्वारा? तो बोलेंगे ऑर्डिनेंस बोर्ड और क्लाशनिकोव कंपनी के द्वारा। ऐसा नहीं बात है। चलिए इतनी बातें हम लोग ध्यान में रखेंगे। मेक इन इंडिया, हाँ मेक इन इंडिया के तहत। चलिए अगला देखते हैं साहब। अगला है हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट 2023। हेनले पासपोर्ट रैंकिंग रिपोर्ट 2023। हेनले पासपोर्ट रैंकिंग रिपोर्ट 2023 में कुल कितना देश भाग लिया है? 199। अब देखिए ये देश जो है ना, ये रैंकिंग जो जारी होता है वैसे देशों को जारी होता है कि बिना आप
बिना आप वीज़ा के कितने देशों में आप परिभ्रमण कर सकते हैं, घूम सकते हैं। तो जिसकी संख्या अधिक होगी, मतलब जिसके वीज़ा से जिसके पासपोर्ट से बिना वीज़ा के अगर आप किसी देश को जितना अधिक घूम सकते हैं तो वो हेनले पासपोर्ट में उसका रैंक क्या होता है, पहला होता है। आ रहा समझ बात है। जैसे कि आपको भारत का जो है सो पासपोर्ट है, अगर भारत के पासपोर्ट से अगर मान लीजिए 50 देश घूम रहे हैं, आपको वीज़ा बनाने की आवश्यकता नहीं है। और सिंगापुर से अगर मान लीजिए कि 93 देश में अगर घूम रहे हैं तो हेनले पासपोर्ट में पहला जो रैंक आएगा किसका आएगा, सिंगापुर का आएगा। ऐसा नहीं बात है। तो जिस देश के पासपोर्ट से हम घूम नहीं सकते हैं, किसी दूसरे देश बिना वीज़ा के नहीं जा सकते हैं, वो आएगा अंतिम में। और जिस देश के बिना वीज़ा के ही हम पासपोर्ट के आधार पर चले जाएंगे अधिक से अधिक देशों में, तो वो आएगा पहले स्थान पे। तो चलिए हेनले पासपोर्ट रैंकिंग 2023, इसमें कुल 199 देश भाग लिया। पहला स्थान पे रहा सिंगापुर और जापान। पहला स्थान पे कौन रहा, सिंगापुर और जापान। दूसरा स्थान पे रहा दक्षिण कोरिया। कौन रहा, दक्षिण कोरिया। भारत का स्थान कितना, 85वां। कितना है, 85वां। और अंतिम स्थान पर कौन रहा, अफगानिस्तान। अंतिम स्थान पे अफगानिस्तान। आए समझ बात है साहब, याद रखिएगा। पहला स्थान पे सिंगापुर और जापान, सिंगापुर और जापान। उसके बाद भारत का 85वां। अंतिम पर कौन, अफगानिस्तान। चलिए साहब, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। कौन सी कट कट कर रहा है, हाँ ये कर रहा है क्या, हाँ चलिए अगला देखिएगा। हाँ हाँ बोलिए, क्या बोले। देखिए वीज़ा होता है कि आप किसी एक टाइमिंग के हिसाब से किसी देश में रह सकते हैं, समझे। एक टाइम लिमिटेशन होता है। कैसे बनता है, उसका प्रोसीजर होता है, उसका प्रोसीजर होता है। आप जाइए ना डीएम ऑफिस जो है बेगूसराय, वहाँ जाइएगा, जिस देश जाना है वहाँ का बनवा लीजिए, आप चल जाइएगा आराम से। बनवाना होगा तो हमसे मिलिएगा, हम बता देंगे। उसका लिमिटेशन होता है, और ये नहीं कि कितना देर, उसका अलग अलग लिमिटेशन होता है। जितना आप उसका टैक्स दीजिएगा उतना दिन आप रहिएगा, सीधी बात है। चलिए अगला देखिएगा साहब। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी रिपोर्ट, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी रिपोर्ट भ्रष्टाचार सूचकांक 2022। देखिए सबसे पहला सवाल तो इसी लाइन से शुरू होगा कि भ्रष्टाचार सूचकांक निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। तो क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी या ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो सबसे पहला नंबर आपको यही याद रखना है। आया समझ बात है। चलिए देखिएगा, इसमें प्रथम स्थान पे कौन रहा, प्रथम स्थान पे डेनमार्क रहा। मतलब पूरे दुनिया में सबसे कम भ्रष्ट देश है तो वो कौन है, डेनमार्क है। ऐसा नहीं बात है। चलिए उसके बाद देखिए भारत का स्थान कौन सा है, 85वां। कौन सा स्थान है, 85वां। याद रखिए जिसका स्थान सबसे ऊपर होगा वो पहला स्थान पे रहेगा, समझ रहे। और नीचे उल्टा हो जाता है, इसमें भ्रष्टाचार वाला जाता है ना, अंक जिसको अधिक मिलेगा वो रहेगा। जैसे 85वां है ना, तो 199 कितना था इसमें, 193। तो इसमें 85वां स्थान किसका रहा, भारत का रहा। अब पहले भी कितना थे, 85वां थे। बढ़िया है ना, ज़्यादा भ्रष्ट हुए हैं ना कम भ्रष्ट हुए हैं, जितना है बराबर लेके चल रहे हैं। क्या बोले, क्या बोले, क्या बोल रहे हैं। नहीं, जिसका रैंकिंग अधिक होगा वो कम भ्रष्ट है, और जो सबसे भ्रष्ट है वो सबसे नीचे आएगा। आए समझ में। सबसे कम जो है, सबसे कम भ्रष्ट है तो उसका नंबर 193 में जो आएगा ना वो डेनमार्क आएगा। ये कम भ्रष्ट है, बढ़िया है ये। आए समझ बात है। और जो चलाएगा 12 नंबर में, जैसे इसका है 12 नंबर, कने चला गया हो, ये कने चला गया, ये हाँ ये 12 नंबर। आए समझ बात है। ये 12वां नंबर पे है, तो इसका मतलब है इसमें भ्रष्टाचार क्या है। चलिए, लेकिन जिसको अंक अधिक होगा वो प्रथम स्थान पे आएगा, समझे ना। जिसका अंक कम रहेगा वो क्या आएगा, अंतिम स्थान पे आएगा। तो भारत का है कितना, 85वां। चलिए ठीक है ना साहब।
उसके बाद देखिए दक्षिण, ये कौन सा है अंतिम स्थान पर, दक्षिण सोमालिया। अंक याद रखिए कि भारत का कौन सा, बस इतना याद रखिए। पहला पे कौन है उसको याद रखिए, अंक कितना मिला उससे कोई बस नहीं है। पहला पर याद रखिए डेनमार्क, भारत का स्थान 85वां, और क्या कहते हैं अंतिम में दक्षिण सोमालिया। और इसका भी याद रखिएगा, पड़ोसी देश को पूछ दिया जाता है। भूटान 25 में, चीन 65 में, पाक 140। चलिए साहब नेक्स्ट देख लेते हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये भ्रष्टाचार सूचकांक था। एक सूचकांक हेनली वाला बताए तो भारत का हेनली में कितना था, कितना था हेनली पासपोर्ट में, दोनों में 85 है। चलिए बढ़िया है, ऐसे सब में 85 हो जाए, याद करने में सही रहेगा। चलिए अगला देखिए साहब, न्यूजीलैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। जो ही प्रथम महिला हो जाए तो आप क्या जानते हैं, जो ही प्रथम महिला लग जाए तो महा भी आए। महिला अगर झाड़ू भी लगा दी महा भी आए। महिला अगर गैस सिलेंडर भी उठा ली महा भी आए। महिला अगर चाय भी बेच रही है तो महा भी आए। महिला अगर छोला भटूरा बेच रही है महा भी आए। ऐसा बात है ना, ग्रेजुएट चाय वाली है ना, तो देखिए VVI हो गई ना। तो चलिए, तो इसी लेकर के लड़की अगर झाड़ुओ लगा देगी तो महा भी आए, उसको आत्मसात कर लीजिए। अगर आप मंगल ग्रह पे भी पुरुष चला गया, कोई VVI नहीं, कचरा काम कर दिया तुम, कुछ भी नहीं, कोई जी के नहीं। हाँ वो सब जैते रहता, तो सही बात है। चलिए न्यूजीलैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन, क्या नाम है, जेसिंडा आर्डन, अपने पद से अचानक त्याग पत्र दे दिया है। देखिए साहब, ये प्रधानमंत्री हैं कहाँ की, न्यूजीलैंड की। प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी 2017 में। 2017 में ये अपने कार्यकाल समाप्त होने से पहले इस्तीफा दे दी और बोली क्या कि अब हम देश में काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें ना अपने परिवार पर टाइम देना है। समझे साहब, इसी लेकर के क्या कर दी, इस्तीफा दे दी। आए समझ बात है, इस्तीफा दे दी। जब ये इस्तीफा दे दी ना, अच्छा ये कब से थी, 2017 से प्रधानमंत्री थी। जब ये इस्तीफा दे दी ना तो इनके स्थान पर लेबर पार्टी के, लेबर पार्टी का नाम लेबर पार्टी, लेबर पार्टी के क्रिस हिपकिंग्स नए प्रधानमंत्री बने। आए समझ बात है। तो ये 2017 से थी कौन, जेसिंडा आर्डन 2017 से थी। और याद रखिएगा जब 2017 में बनी थी ना तो पूरे दुनिया में सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनने वाली ये महिला थी। केवल 37 वर्ष की आयु में ये बन गई थी। पूरे दुनिया में सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनने वाली ये महिला थी कौन, जेसिंडा आर्डन। और 2023 में आकर के क्या कर दी है, इस्तीफा दे दी है। और जो भी करंट अफेयर आपको पढ़ा रहे हैं किस महीना का होगा, जनवरी का लगभग होगा, ठीक है ना। ये इस्तीफा दे दिया, इनका फरवरी में कार्यकाल खत्म होता, 1 महीना पहले दे दी इस्तीफा। क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के बाद लोग होता क्या है कि कार्यकाल तो पूरा कर ही लेता, अगलो बार चाहता कि प्रधानमंत्री बन जाए। ये हमको लगता है दुनिया के अनोखा प्रधानमंत्री होंगे, कार्यकाल रहते हुए बिना विरोध का, बिना किसी भी चीज़ का क्या कर दी है, इस्तीफा दे दिया। तो इसको याद रखिएगा, क्योंकि बिना विरोध का इस्तीफा दी है। दूसरी बात है सबसे कम उम्र की बनी है। और तीसरी बात है सबसे बड़ी बात है कि महिलाएं हैं, ठीक है साहब। तो लेबर पार्टी के कौन बन गए, क्रिस हिपकिंग्स, कहाँ के, न्यूजीलैंड के। न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है साहब, न्यूजीलैंड की राजधानी, न्यूजीलैंड की राजधानी बोलिए साहब, हाँ कहाँ है, बोलिए। हाँ वेलिंगटन, कहाँ है, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। अजब हाल है, क्या पढ़ते हैं आप लोग। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन, ठीक है साहब। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, नोट थोड़ा सा देख लीजिए। जेसिंडा आर्डन, यहाँ पर थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है। जेसिंडा आर्डन विश्व की सबसे कम उम्र, विश्व की सबसे कम उम्र की महिला PM थी। विश्व की सबसे कम उम्र की महिला PM थी। ये केवल 37 वर्ष की आयु में ही प्रधानमंत्री बन गई थी। और वे PM के पद पर रहते हुए मां बनने वाली बनर्जी भुट्टो के बाद दूसरी PM थी, ठीक है। पूरे दुनिया में पहली PM जो PM बनने के बाद मां बनी वो थी बनर्जी भुट्टो। कहाँ की है,
पाकिस्तान की, कहाँ की? पाकिस्तान की। आया समझ बात है। और दूसरी प्रधानमंत्री जो बनी, जो पद पे रहते हुए माँ बनी थी, वो बनी है आपको कौन सा? जैसिंडा अर्डन। ठीक है साहब, इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगला है साहब कि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी। तो याद रखिएगा, मिस्र के राष्ट्रपति कौन? अब्देल फतह अल सीसी, अब्देल फतह अल सीसी। तो याद रखिएगा, मिस्री को सीसी में रखिए, मिस्री को किस में रखिए? सीसी में रखिए, बढ़िया रहेगा, गलेगा उलेगा नहीं। आए समझ में? तो लॉजिकली याद रखिए, बाकी अपना रिश्तेदार तो है नहीं, पूरा नाम याद रखेंगे। तो याद रखिएगा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी, अब्देल फतह अल सीसी। चलिए साहब, भारत की यात्रा पर 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। ठीक है ना सर? तो याद रखिएगा, क्योंकि भारत की परंपरा है कि जब भी गणतंत्र दिवस होता है तो कई वर्षों से हम लोग क्या करते हैं कि मुख्य अतिथि के रूप में किसी न किसी देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, किसी न किसी को आमंत्रित करते हैं। तो इस बार जो आमंत्रित हुए 2023 में, वो कौन हुए हैं? मिस्र के अब्देल फतह अल सीसी। ठीक है साहब। चलिए अगला देखिएगा साहब, देश में विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज। रिवर क्रूज का मतलब हुआ कि पानी में चलने वाला क्रूज, पानी में नहीं, ये नदी के पानी में चलने वाला क्रूज। ऐसे क्रूज जो चलता है वो समुद्र में चलता है, रिवर क्रूज का मतलब हुआ कि नदी में चलने वाले क्रूज। ठीक है ना? जिसका नाम क्या है? गंगा विलास। क्या नाम है? गंगा विलास। अपनी पहली यात्रा वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक की इस गंगा विलास जो क्रूज है, इसकी लंबाई है 62 मीटर, चौड़ाई जो है 12 मीटर, और इसमें कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं? 36 यात्री वाली इसकी क्षमताएं हैं। आ रहा समझ बात है? ये जो क्रूज चला है ना, विश्व का पहला क्रूज है, इतना बड़ा है। जो क्या इसका उद्देश्य क्या है कि भारत में जितना भी नदी के किनारे पर्यटक स्थल है, उस पर्यटक स्थल को दर्शन करवाना, लोगों को घुमाना, ऐसा इस क्रूज का। और विश्व का सबसे बड़ा इसका 62 मीटर क्या है? लंबाई है। चौड़ाई कितना है? 12 मीटर है। और इसमें कितना यात्री बैठ सकता है? 36 बैठ सकता है। और कहाँ से कहाँ तक गया था? वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक। ऐसा नहीं बात है। अब देखिए, ये जो यात्रा किया था, इस यात्रा में कहाँ कहाँ तक ये गया था, इसको याद रखिएगा, क्योंकि कई फेमस हुआ था। ये जो क्रूज था ना, बहुत फेमस हुआ था। आपके सिमरिया से भी गुजरा था, और लोग कह रहा था कि सिमरिया में भी रुकेगा, लेकिन रुका नहीं था उसमें, है कि नहीं? वो निकल गया। हाँ, यहाँ नहीं रुका था। लेकिन चलिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? विभिन्न पर्यटक स्थल का क्या करवाना? भ्रमण करवाना। आया समझ में? अब देखिए साहब, इसकी ये जो यात्रा शुरू हुई थी, वाराणसी से शुरू हुई थी। कहाँ तक गई? डिब्रूगढ़ तक। तो वाराणसी से जो शुरू हुई थी, वो हुआ था 13 जनवरी को, दही चूड़ा से एक दिन पहले, 13 जनवरी 2023 को, है कि नहीं? एक दिन पहले हुआ था शुरू, और वाराणसी से शुरू हुआ था। तो वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक गया, तो कितना दूरी क्या तय किया, इसको याद रखिएगा। तो ये 3200 किलोमीटर, वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक गया, 3200 किलोमीटर दूरी तय किया। समय इसको लगा 51 दिन का ये यात्रा था। 27 नदियों से ये गया, ये जो क्रूज था ना, 27 नदियों से। 50 पर्यटक स्थल का जो इसका यात्री था वो भ्रमण किया। और यहाँ पर एक व्यक्ति का जो यात्रा खर्च था वो 25 लाख था। एक यात्री का जो खर्च था कितना था? 25 लाख था। ठीक है ना? 25 लाख प्रति व्यक्ति। ठीक है, अगर घूमना चाहते हैं तो घूम सकते हैं। चलिए, इसमें आलीशान बता रहे हैं ना, इसमें आलीशान 18 कमरा है। इस क्रूज में आलीशान 18 कमरा है, जिसमें हर सुख सुविधा उपलब्ध है उसमें। ठीक है ना? और इसकी क्षमता कितना थी? 36, जिसमें 32 को यात्री जो था वो विदेशी था। 32 यात्री विदेशी था। ठीक है, और बाकी 4 को जो था ऐसा में। तो इस तरह से ये यात्रा पूरा प्रक्रिया याद रखिएगा। दूरी 3200 किलोमीटर, समय 51 दिन का, 27 नदियों से बहा, 50 पर्यटक स्थल घूमा,
और यात्रा का खर्च 25 लाख दिया और 18 को कमरा उसमें बनाया गया। और उस कंपनी का नाम है जो ऐसा ऐसा आलीशान बंगला बनाया है, उसका क्या नाम है? अतारा। ले चलेंगे तोरा सतारा पे। देखिए अतारा, देखिए कंपनी का क्या नाम है? अतारा। तो अतारा लग्जरी खीर क्रूजेज कंपनी, देख रहे हैं? अतारा लग्जरी खीर क्रूजेज कंपनी, ठीक है सर? हाँ हाँ हाँ, चलिए चलिए साहब, अब ये जो है ना, अब हर लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। ये तो ट्रायल था। अब इसके अलावा जो भी जिसको भी 25 लाख होगा तो आप घूम सकते हैं। कहाँ से कहाँ तक? आराम से। तो क्या बोले? नहीं नहीं, ये अब अभी था विदेशियों के लिए, अब ये आम आदमी के लिए भी करेगा, समझ रहे हैं? हाँ। किसका? नहीं नहीं, इसके एक व्यक्ति का है ही इतना। हाँ, तो प्रति व्यक्ति 25 लाख है। तो देखिए, ये साधारण लोगों के लिए नहीं है, ये जो पर्यटक चीज है ना, 25 लाख प्रति व्यक्ति का है। ये एक व्यक्ति का, एक जो है सो ना, एक बार अगर आप वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक जाइएगा उसका 25 लाख, समझ रहे हैं? क्या हुआ? अरे खासियत क्या, आलीशान कमरा है, 50 को पर्यटक स्थल घूमिएगा। तो नदी से घुमा रहा है आपको पर्यटक स्थल, तो फायदा क्या? झूलने में की फायदा? 50 को रुपया दे देते हैं। हाँ, कहते हैं कि जो बने फायदा कौन सी है? हाँ, चारे मोड़ में 50 रुपया। हाँ, वो कितने मोड़ घुमाएगा वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक? जोड़ लीजिए, तो मोड़े मोड़ खाली देगा वो। तो बताइए, और उसमें भी एक बार झूल जाएगी, कहेगी नहीं मन भरा, एक बार फिर चढ़ेंगे। आए समझ में? किसी किसी को देखा देखी चढ़ जाती है, जैसे ये चढ़ी तो बगल वाली चढ़ जाए, हम चढ़ेंगे, और ऊपर से कहेंगे ओ ले, और जो नीचे है नीचे वाला हो गया बेचारा, अच्छा छिटा गया ओकरा पे। अब अनुकुंड बता दिया ओकरा माथा पे, क्या करिएगा? तो बताइए, कहते हैं कि जो मैंने, आप कहते हैं कि जो मैंने सर उसमें खासियत क्या है? झूला में कौन सी खासियत है? 2 बार ऊपर गया, 2 बार नीचे आया, यही हुआ ना, और क्या हुआ? उतना झूला पर घूमना है ना, तो 3 महला पे 2 बार जाइए, 3 महला पे 2 बार नीचा चलाइए, हो गया झूला वाला फीलिंग लीजिए। तो हाँ, 50 रुपया क्या खर्चा करेंगे? चलिए। हाँ, नहीं पायलट नहीं ध्यान में कौन था? नहीं पायलट ध्यान होगा, कोई तो होगा ना, कप्तान कोई तो होगा ना। ये नहीं, नाम नहीं दिया हुआ था, ठीक है? जितना कंटेंट मेरे पास था उतना हम डाल दिए, इससे अधिक नहीं पूछा जाएगा। पायलट कौन था, वाइस पायलट कौन था, ये सब चीज़ें नहीं जरूरी है। अब 32 व्यक्ति था तो कौन था, उतना ज़रूरी नहीं है, उतना ज़रूरी नहीं है साहब, काम के लायक चीज़ें दे देंगे, ठीक है ना? चलिए अगला देखिएगा, जितना देते हैं उतना तो याद नहीं रहता है। हाँ, चलिए देखिएगा, हाल ही में 11 दिसंबर 2022, 11 दिसंबर देखिए साहब, 11 दिसंबर को क्या हुआ था? दूसरा बैठक, विधानसभा की दूसरी बैठक, जिसमें क्या कहते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, है ना पता? चलिए, उसी दिन की बात है, 11 दिसंबर 2022 को नरेंद्र मोदी गोवा के मोपा में एक नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन किया। अभी देखे थे ना, एक और हवाई अड्डा का हुआ था अरुणाचल प्रदेश में, तो बीपीएससी पूछ दिया था ना, पूछा था कि नहीं पूछा था? तो हो सकता है अब यहाँ से पूछ सके। तो 11 दिसंबर को गोवा का एक जगह है मोपा, वहाँ पर एक नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना, जिसका नामकरण क्या कर दिया गया? मनोहर इंटरनेशनल हवाई अड्डा। मनोहर इंटरनेशनल हवाई अड्डा। मनोहर इसलिए किया क्योंकि मनोहर पारीकर गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री थे। मनोहर पारीकर गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री थे और वो पद पे रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी, मतलब मृत्यु हो गई थी मनोहर पारीकर का। तो उसके बाद उनके स्थान पे बना प्रमोद सामंत। कौन बना है?
प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री, और अभी तक यही है, प्रमोद सावंत ही है। तो मनोहर पर्रिकर के सम्मान में वहाँ जो मोपा में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है उसका नाम कर दिया गया मनोहर इंटरनेशनल हवाई अड्डा। ऐसे एक हवाई अड्डा पहले से ही गोवा में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, उस हवाई अड्डा का क्या नाम है? डाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है साहब, डाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये पहले से गोवा में है। अब ये दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो गया मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है साहब, चलिए इतना बातें हो गया ना साहब, याद रखिएगा। ये अभी पूछा गया था हाल ही में बीपीएससी वाला जो अरुणाचल प्रदेश में हुआ था, पूछा था ना। तो चलिए सुप्रीम कोर्ट देखिएगा साहब, सुप्रीम कोर्ट सरकार के नोटबंदी का 8 नवंबर 2016, याद रखिएगा नोटबंदी कब हुआ था? 8 नवंबर 2016 को लिए गए फैसलों के खिलाफ 58 याचिकाओं को खारिज कर नोटबंदी को वैध करार दिया। मतलब 58 व्यक्ति जो है ना, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दिया था कि ये जो नोटबंदी हुआ सरकार किया, इससे देश में काफ़ी आर्थिक नुकसान हुआ, लोगों का रोजगार चला गया, लोगों को आर्थिक नुकसान बहुत झेलना पड़ रहा, गरीबी बढ़ गया। ये सरकार के द्वारा अचानक लिया गया फैसला है और इसकी खामियाजा जनता को भुगतना पड़ा। तो आप इसको पहले ये तय करिए कि सही था या गलत था। अगर गलत था तो जो आर्थिक नुकसान हुआ जनता का, उस नुकसान का भरपाई या मुआवजा सरकार कब देगी? ऐसा नहीं बात है। इसके लिए 58 याचिका दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या किया कि 5 जज मिलकर के एक पैनल बनाया, 5 जज मिलकर के पैनल बनाया और 5 जज में 4 जज वोटिंग हुआ, इसमें वोटिंग हुआ, जिसमें 4 जज बोला कि नहीं, नोटबंदी का जो फैसला लिया गया वो बहुत बढ़िया था, देश हित में था। ऐसा मतलब नोटबंदी को ये जज क्या कर दिया? समर्थन कर दिया। लेकिन एक जज जो था वो इसका विरोध किया। तो विरोध वाला जज का नाम हम लोग याद रखेंगे, बाकी समर्थन किया उसका जरूरी नहीं है, विरोध वाला का हम लोग याद रखेंगे। ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोला कि नोटबंदी करना क्या है? सही है। क्या है? सही है। नोटबंदी किया तो देश के हित में किया, बढ़िया चीज़ है। ये कौन बोला? ये सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच था, पैनल था 5 जज का, उसमें 4 जज बोला और ये पारित भी हो गया, सही भी ठहरा दिया गया। लेकिन इसके फैसले में 5 जजों के पैनल में बीवी नागरत्ना ने नोटबंदी का क्या किया? ये विरोध किया, मतलब इसके विरोध में थे बीवी नागरत्ना। ये बोले नहीं, नोटबंदी जो हुआ ये सरकार के द्वारा अचानक लिया गया फैसला है। जबकि 4 जो जज था ना, ये बोला कि नहीं साहब, ये 6 महीना से सरकार और आरबीआई के बीच में ना बातचीत हो रही थी नोटबंदी को लेकर के। ठीक है, 6 महीना का ये प्रोसीजर है, कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है। लेकिन बीबी नागरत्ना अपने प्रूव मतलब क्या एविडेंस के साथ बोली कि नहीं, ये अचानक लिया गया फैसला है, कोई इस पर पहले से किसी भी प्रकार की क्या कहते हैं सोच विचार, किसी भी प्रकार की बैठक नहीं हुई थी ऐसा में। और जब भी इस तरह का फैसला अगर लिया जाता है तो ये संसद से लिया जाता है, और ये अचानक एक अधिसूचना जारी करके आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। कौन बोलिए? बीबी नागरत्ना। ऐसा नहीं बात है। चलिए साहब, हाल ही में हिमाचल प्रदेश, ये डेट याद रखिएगा साहब, नोटबंदी का डेट। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू कहाँ के मुख्यमंत्री? गोवा के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कौन है? तो मुख्यमंत्री का याद रखेंगे ना, पुष्कर सिंह धामी। कहाँ का? उत्तराखंड का। हिमाचल प्रदेश का सुखविंदर सिंह सुक्खू, सुखविंदर सिंह सुक्खू। ऐसा बात है। चलिए अब देखिए, सुखविंदर सिंह सुक्खू पुरानी पेंशन योजना जो केंद्र सरकार बंद कर दिया, पुरानी पेंशन योजना जो बंद कर दिया ना, तो फिर से क्या किया कि हिमाचल प्रदेश सरकार अपने प्रांत में अपने राज्य कर्मचारी को, मतलब जो राज्य सरकार का कर्मचारी है, उसको क्या कर दिया कि ये पेंशन योजना फिर से बहाल कर दिया, लागू कर दिया। ऐसा में तो सवाल आ सकता है कि हाल ही में निम्नलिखित में से वह कौन सी राज्य सरकारें हैं जो पुरानी पेंशन योजना को पुनः बहाल किया या पुनः शुरू किया? क्या बोलेंगे हम लोग? इससे पहले भी कई राज्य इसको शुरू किया। देखिए एक तरीका है इसका, अगर बीजेपी की सरकार जिस राज्य में हो तो वहाँ पर याद रखिएगा कि पुरानी पेंशन योजना बंद, ठीक है, और उसको छोड़ करके दूसरी कोई पार्टी हो और वह सरकार हो तो याद रखिएगा ऑप्शन में वो रहेगा, तो आंसर आप कर दीजिएगा, वहाँ शुरू हो गया। ऐसा में क्योंकि बीजेपी के विरोध में ये सब शुरू कर रहा है, बीजेपी पेंशन को बंद कर दिया और ये क्या कहते हैं चालू कर रहा है। ऐसा में चलिए अब देखिएगा साहब,
इससे पहले भी, इससे पूर्व में भी पेंशन लागू करने वाला राज्य कौन सा है? पंजाब। देखिए, है ना, बीजेपी है यहाँ क्या? कौन है पंजाब में? कौन पार्टी? आम आदमी पार्टी। और यहाँ का मुख्यमंत्री भगवंत मान। चलिए, भगवंत मान यहाँ का मुख्यमंत्री, भगवंत मान। और ये किस पार्टी से है? आप पार्टी से है, यानी आम आदमी पार्टी, जिसका संयोजक संस्थापक केजरीवाल है, अरविंद केजरीवाल। चलिए, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री आप तो देख ही लिए, सुखविंदर सिंह सुक्खू। कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। राजस्थान, देखिए राजस्थान भी शुरू किया है, यहाँ भी नहीं है सरकार बीजेपी की, यहाँ किसका है? कांग्रेस का, कांग्रेस पार्टी का। और कौन है मुख्यमंत्री? अशोक गहलोत, अशोक गहलोत। बहुत बढ़िया। छत्तीसगढ़, देखिए छत्तीसगढ़ में यहाँ भी नहीं है बीजेपी की सरकार, यहाँ भी कौन है? कांग्रेस पार्टी की। और यहाँ पर कौन मुख्यमंत्री है? भूपेश बघेल। देखिए, बहुत सारे मुख्यमंत्री का नाम ऐसे ही हम लोग बोल देते हैं। झारखंड, झारखंड में भी नहीं है, यहाँ पर कौन पार्टी है? झारखंड में कौन पार्टी है? झारखंड मुक्ति मोर्चा, पार्टी का नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। तो ये सब पार्टी सोरेन, ये सारे पार्टी जो है सो क्या शुरू किया है? पुरानी पेंशन योजना। आप देख लीजिए, एक भी बीजेपी का है क्या? नहीं है ना, तो याद रखिएगा, ठीक है ना साहब? हाँ, नहीं, यहाँ नहीं लागू है। चलिए, अगला देखिएगा साहब, प्रमुख नियुक्तियां। देखिए, कुछ लोग बढ़िया बढ़िया पोस्ट पे चले जाते हैं ना, तो वो भी जीके बना के जाते हैं, है कि नहीं? तो हम लोग उसके पोस्ट का नाम पढ़ पढ़ करके हम लोग नौकरी में जाते हैं। तो इसीलिए करके याद रखिएगा जो प्रमुख नियुक्ति है। देखिए, रिजर्व बैंक के पुनः डिप्टी गवर्नर, डिप्टी गवर्नर कौन बन गए हैं? माइकल देवव्रत पात्रा नियुक्त किए गए हैं। ये 2020 से 23 तक रहे थे, मतलब पहले भी ये 2020 से 23 तक रहे थे, तो 3 साल ये रहे। लेकिन केंद्र सरकार क्या कर दिया कि 1 साल के लिए और इनको बढ़ा दिया गया। ऐसे बात है। चलिए, अब देखिए कब तक रहेंगे? 2024 तक रहेंगे, 2024 तक ये रहेंगे। अब देखिएगा साहब, रिजर्व बैंक के गवर्नर, रिजर्व बैंक के गवर्नर वर्तमान में कौन है? लिख लीजिएगा, शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास। तो रिजर्व बैंक में एक गवर्नर होते हैं और इसके अलावे 4 जो होते हैं ना, वो डिप्टी गवर्नर यानी उप गवर्नर। इसका मतलब आरबीआई में एक जो होते हैं क्या होते हैं? गवर्नर होते हैं, बाकी 4 जो होते हैं क्या होते हैं? उप गवर्नर। 4 उप गवर्नर कौन कौन है? अभी तो हाल ही में कौन हुए हैं? माइकल देवव्रत पात्रा, उसके बाद एम राजेश्वर राव, महेश कुमार जैन और टी रविशंकर। कई बार पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन आरबीआई के डिप्टी गवर्नर नहीं है या कौन है, ठीक है? इस तरह से सवाल पूछेगा। चलिए, अब बात आई आरबीआई की। तो आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल। और किस अधिनियम के तहत? भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है साहब? चलिए साहब, जितना भी नोट भारत में जारी होता है, सारे नोट पर आरबीआई गवर्नर का क्या होता है? हस्ताक्षर होता है, सिग्नेचर होता है। लेकिन 1 रुपया के सिक्का पर किसका होता है? वित्त सचिव का होता है। 1 रुपया के सिक्का पर जो सिग्नेचर होता है वित्त सचिव का होता है। और ये वीवीआई साहब कई बार ये सवाल एसएससी वाला पूछा है, एसएससी में पूछा गया है, ठीक है साहब? चलिए, क्या बोले? चलिए जल्दी से कर ही देते हैं, इतना है तो। चलिए अगला देखिएगा, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023। देखिए साहब, ये फिल्म से जुड़ा हुआ पुरस्कार है। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार बहुत ही वीवीआई है, यहाँ से सवाल छपता है बार बार, इसीलिए और इस बार छपने का चांसेज और है, क्योंकि भारत का एक गीत है, भारत के फिल्म का एक गीत है, कौन था? नाटू नाटू, उसको दिया गया पुरस्कार, इसीलिए करके हो सकता है कि यहाँ से सवाल पूछा जाएगा। चलिए देखिए, गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार ये फिल्म से जुड़ा हुआ, ठीक है साहब? और इसमें
सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो घोषित किया गया, देखिए दो श्रेणी में किया गया, एक ड्रामा श्रेणी में और एक कॉमेडी श्रेणी में। तो ड्रामा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो घोषित किया गया द फैबलमैन्स, कौन है? द फैबलमैन्स को। और किसके लिए? ड्रामा श्रेणी में। उसके बाद देखिए कॉमेडी श्रेणी में द वेंसिस ऑफ द इनिशेरिन, द वेंसिस ऑफ इनिशेरिन, ये कॉमेडी के लिए घोषित किया गया। तो कई बार पूछा जाएगा कि हाल ही में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 जो जारी किया गया, इसमें सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म कौन रहा या सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी फिल्म कौन रहा, इस तरह से सवाल आपसे पूछेगा। चलिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन, मतलब इस गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हीरो अभिनेता जो घोषित किया गया वो किसे? स्टीवन स्पीलबर्ग को। किसको? स्टीवन स्पीलबर्ग को, ठीक है ना। और किस फिल्म के लिए? द फैबलमैन्स, द फैबलमैन्स। यहाँ पर देखिए फिल्म बेस्ड और यहाँ पर इसी फिल्म के लिए अभिनेता बेस्ड, ठीक है साहब। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता देखिए दो व्यक्ति को दिया गया था, ये दिया गया था आपका कॉमेडी श्रेणी के लिए, और ये दिया गया आपका किसके लिए? ड्रामा के लिए। तो ऑस्टिन बटलर को। किसको? ऑस्टिन बटलर को। और किस फिल्म के लिए? एल्विस के लिए। किसके लिए? एल्विस के लिए। चलिए, उसके बाद देखिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री घोषित किया गया, हीरोइन घोषित किया गया, वो किसे घोषित किया गया? कलिन फेरल। किसे? कलिन फेरल को। किसे? कलिन फेरल को। और किस फिल्म के लिए? द बेंसिस ऑफ द इनिशेरिन, ठीक है। और कॉमेडी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, ये ड्रामा श्रेणी में केट ब्लैंचेट को। किसे? केट ब्लैंचेट को। और किसके लिए? टार के लिए। किसके लिए? टार के लिए, ठीक है साहब। चलिए, ओहो एक मिनट देखिए, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया। ये सर्वश्रेष्ठ ना निर्देशक होता, गड़बड़ा गया। ये सर्वश्रेष्ठ निर्देशक होता, ठीक है ना। ये सर्वश्रेष्ठ, फिर से दोहरा देते हैं, देखिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म ये दो क्षेत्रों में किया गया, एक ड्रामा श्रेणी में और एक किया गया कॉमेडी श्रेणी में। एक ड्रामा श्रेणी में, एक कॉमेडी श्रेणी में। ड्रामा श्रेणी में द फैबलमैन्स को, ड्रामा श्रेणी में द फैबलमैन्स को, और कॉमेडी श्रेणी में द वेंसिस ऑफ द इनिशेरिन को, ठीक है साहब। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, ये संयुक्त रूप से दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का वो स्टीवन स्पीलबर्ग को, ठीक है ना, स्टीवन स्पीलबर्ग को दिया गया। किस फिल्म के लिए? द फैबलमैन्स के लिए, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यहाँ पर दिया गया दो व्यक्तियों को, एक ड्रामा के लिए, एक कॉमेडी के लिए। अभिनेता मतलब हीरो, ठीक है ना। तो एक दिया गया ऑस्टिन बटलर को और एक दिया गया कलिन फेरल को, ठीक है ना साहब। तो ऑस्टिन बटलर को एल्विस के लिए और कलिन फेरल को द वेंसिस ऑफ द इनिशेरिन के लिए, ठीक है साहब। अब चलिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री भी जो है ना, एक ड्रामा श्रेणी के लिए और एक जो दिया गया कॉमेडी श्रेणी के लिए। ड्रामा श्रेणी के लिए जो दिया गया, किसे दिया गया? केट ब्लैंचेट को। किसे? केट ब्लैंचेट को। किसके लिए? टार फिल्म के लिए। और एक दिया गया मिशेल येओह को, इसको दिया गया एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए, ठीक है साहब। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, इसमें सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत जो घोषित किया गया, सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत, ये RRR का एक गीत है, नाटू नाटू। क्या है ये? नाटू नाटू, ठीक है ना। और इसको जो प्रस्तुत किया था वो किया था MM किरवानी। कौन किया था? MM किरवानी साहब। तो ये सवाल VVI हो जाता है क्योंकि ये भारत का पहला ऐसा गीत है, ठीक, जिसको शामिल किया गया गोल्डन ग्लोबल में, ठीक है साहब। इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगला है कि गणतंत्र दिवस 2023 के परेड में 17 झांकियों में सर्वश्रेष्ठ झांकी का जो पुरस्कार दिया गया मानखंड थीम को। किसे दिया गया? मानस खंड थीम को दिया गया। और ये कहाँ का था? ये उत्तराखंड का झांकी था। बस याद रखिए कि मानस खंड थीम को दिया गया झांकी में। कई बार पूछ देता है रेलवे वगैरह में, ग्रुप D वगैरह में, इस तरह का सवाल, ठीक है साहब। चलिए इतना ही रहने दीजिए, नेक्स्ट अब हम लोग करेंगे अगले पार्ट में, ठीक है ना।